साइड टेबल के गुलदस्ते पर नजर पड़ी तो एलिया ने मुस्कुराते हुए उन फूलों को उठा लिया। वजह कुछ अपनी घबराहट पे काबू पाना भी था। खूबसूरत है ना? मोमिन मुस्कुराते हुए उसके नजदीक आया। जी, मुझे ऐसे डीप रेड रोज बहुत पसंद है जिनकी तहों से काला रंग झलकने लगता है। वो एक गुलाब को बाहर निकालकर कुदरत की इस हसीन तहलीक को सहरा रही थी। बालों में लगा दूं? मोमिन ने एक गुलाब निकालते एलिया से इजाजत चाही। आपको अच्छा लगता है? वो हंसते हुए पूछ रही थी। हाँ, बहुत। उसे फूलों की एक लंबी सब्ज डंडी को काटा और एलिया के हेयरबैंड में फूल अटका दिया। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे पसंद तो थीं, लेकिन मुझे इनका अदराक अब हो रहा है। उसे दराज खोलकर एक खाकी लिफाफा निकाला और उसमें से यास्मीन और गुलाब के गजरे निकालकर बारी बारी एलिया की कलाइयों में पहना दिए। वो हैरत से मुस्कुराकर देख रही थी। कहीं तुम्हें ये सब अजीब तो नहीं लगता? उसने कुछ शर्मिंदा होकर सर खुजाया। उसे लगा आज कल की कॉलेज गर्ल्स का मिजाज तो बिल्कुल ही अलग सा होता है। आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती? वो सर झुकाए अपने कचरे से खेल रही थी। कब से? मोमिन ने कुछ देर रुककर बहुत सोचकर एक सवाल किया। एलिया ने बेहास सा सर उठाया। मोमिन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और नज़र में बहुत गहरा सवाल था। एलिया जानती थी मोमिन को अब तक अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। मोमिन इस दौरान एलिया का हाथ पकड़कर बेड तक आया और बेड के किनारे पर बैठते उसे भी अपने सामने बिठा लिया। बताओ ना एलिया, कब से? वैसे तो हमेशा से, बचपन से, लेकिन उसका लहजा हल्का सा कँपा गया। तो 13 वर्ष की उम्र से, जब हम मज़ारा घूमने गए थे, ऊंचाई पर चढ़ते आपने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। आपको लगता था मैं गिर जाऊंगी। फिर जब हम ऊपर आ गए, आपको तब भी सबसे ज़्यादा फिक्र मेरी तरफ से लाहक थी। आपको लगता था मैं अचानक किसी खाई की तरफ दौड़ जाऊंगी। वो अब रवानी से मुस्कुराकर बता रही थी। मोमिन को भी वो टूर याद आ गया। उससे मुस्कुराकर एलिया को देखा। तो तुमने तब से खत लिखना शुरू किए थे? जी। उसे मुस्कुराकर सर हिलाया। वापिस आने की कुछ दिन बाद की बात है। आपने मुझे किसी बात पर डांटा तो मैंने पहली बार आपको खत लिखा, अपनी डायरी में छुपाया। उसमें मैंने आपको लिखा कि आप मुझे सड़ो मोमिन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप सिर्फ मसारा वाले मोमिन बनकर रहा करें। लेकिन जाहिर है आपको भेजा नहीं। तो अंदाजन कितने खत थे? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। जी, वो तो मैं अक्सर ही लिख लेती थी। होंगे 50-60। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। तो ज़ाया क्यों किए और कब? वो तो एलिया एकदम ही चुप हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं थी। मोमिन ने ताज्जुब से उसे देखा और खामोशी से जवाब का मुंतज़िर रहा। मुझे नहीं पता था कि आपका और तहीम आपी का बचपन से रिश्ता तय है। अच्छा, वाकई? मोमिन के लिए ये नई बात थी। लेकिन यहाँ तो सबको इस बात का पता था। जी, पर मुझे 10वीं जमात में पता चला, आपकी शादी से कोई साल भर पहले। मेरे सामने कभी किसी ने कोई बात नहीं की थी। अम्मी ही हमेशा बहुत मुहताज रहती थी कि घर के बच्चों के सामने संजीदा बातें न की जाए। है, मैंने तभी सारे हद भी फाड़ दिए थे और अपनी सोच को भी खुद अपनी कोशिश से तब्दील कर लिया था। बहुत मुश्किल हुआ होगा। वो उसे तवज्जो से देख रहा था। एलिया ने बस हल्का सा सर इस बात में हिला दिया। इतनी कम उम्र में बिना किसी को कुछ भी बताए, क्या ऐसे जज्बाती मसाइल से बंदा अकेले निपट देता है? वो हैरान होकर पूछ रहा था। जी, दर्द मिलता है तो अल्लाह पाक उसे उठाने की ताकत भी अता फरमा देता है। तो मतलब दरिया में जाती कार की छत पर छलांग यूं ही नहीं थी? वो आंखों में बड़ी अनोखी सी चमक लिए मुस्कुराकर उसे देख रहा था। हम सब बेवकूफ़ तेला जो इतनी सी बात समझ नहीं पाए। हालांकि इंसान का हर वो अमल जो बिल्कुल बेख्तियारी में सरजंद होता है, वो लाशोर में छुपे अपने जज्बात का पता देता है, जिसके नतीजे में वो अमल हमने अंजाम दिया होता। जिस तरह नफरत और गुस्से में बंदा बेख्तियार अगले पर हाथ उठा देता है, एन उसी तरह मोहब्बत में। वो कुछ देर के लिए रुका, फिर शरारत ने अंदर गुदगुदी की। डूबती कार की छत पर। वो उसे याद दिलाते खुलकर हंस पड़ा। एलिया ने मुंह फुला लिया। अब आप तंग किया करेंगे मुझे? हाँ, दिन में कई कई बार। वो हंसा तो एलिया उठने लगी, लेकिन मोमिन ने खींच कर बिठा लिया। अब मैं खुश हूँ तो तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? हाँ, मुझे बताओ, तुमने ऐसा मोमिन अहमद पहले देखा था क्या? नहीं। वो भी शर्मा कर तायद करने लगी। पता है एलिया, मुझे तरहीम कहती थी कि आप हर बात दिल में रखते हैं। और सिर्फ तरहीम नहीं, मेरे मुतल्लिक हर एक का यही ख्याल था। लेकिन सच तो ये है एलिया कि तब मेरे अंदर कोई गहराई थी ही नहीं। कोई जज्बा बहुत शिद्दत से कभी महसूस ही नहीं हुआ। सब कुछ लगा बंधा एक मामूल पर चलता हुआ सा था। मुझे ऐसे अनोखे एहसास से तुमने मुतारिफ करवाया। वो कैसे? और वो दिलचस्पी से मोमिन को देख रही थी। मोहब्बत में कब और कैसे के
जामिया जवाब कभी नहीं मिलते, क्योंकि जज्बात बड़े ही दबे पाँव चुपके से दिल की ज़मीन पर पड़ते हैं। ये तो बस अचानक एक दिन खुद हम पर भी इंकशाफ बनकर उतरते हैं कि यही तो है वो ज़माना जिसे मोहब्बत कहता है। और बिलाहिर उसने हमें भी आ लिया। आपका दर्द कहीं यही तो नहीं कि उसने आपको भी आ लिया? एलिया ने बेहासा सा पूछा। लहजे में अलबत्ता शरारत छुपी थी। मोमिन ने कहका लगाया, नहीं बदतमीज लड़की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये खूबसूरत जज्बा भले दिल में पलता हो, लेकिन वक्त का तायन नसीब से होता है। तेरा अगर बहुत इब्तदाई उम्र है तो 33-34 बहुत ज़्यादा, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि दोनों दिल एक दूसरे पर जीने मरने के लिए बने थे। कहो एलिया, हमेशा साथ दोगी ना? मोमिन ने अपनी हथेली उसके सामने खोली, जिस पर एलिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ रखकर सरसवात में हिलाया, और मोमिन ने उसी हाथ को खींचकर एलिया को अपने करीब किया। खुश तो होना एलिया? जी मैं खुश हूँ, बहुत खुश। बस अब दुआ है मोमिन जी, सब पहले जैसा हो जाए। वो उसके सीने से सर टिकाए हुए कह रही थी। फिर कहो। मोमिन ने उसकी थोड़ी ऊंची की, वो हैरत से देखने लगी। दुआ है सब? नहीं, उससे पहले क्या कहा? उससे पहले? वो सोच में पड़ गई, फिर समझ आने पर सर मोमिन के सीने में छुपाया। मोमिन जी, बहुत अच्छा लगता है, कहा करो। और आप भी मुझे जब। वो रवानी में कहते कहते रुक गई। मोमिन ने हैरत से उसका चेहरा देखा। मैं क्या कहता हूँ तुम्हें? उसे तो खुद भी याद नहीं था। एला, उसे शर्माए शर्माए लहजे में याद दिलाया तो मोमिन भी हंस दिया। पता है, जब भी तुम्हें एला कहा, बहुत बेहासा, बहुत अंदर से निकला। और वो क्या बात थी जो उससे मुझे डांटते वक्त कही थी, जब मैं अम्मी के घर फर्श वगैरह धो रही थी? वो। मोमिन ने वो को लंबा किया। उसी वक्त बता तो दी थी। वो थोड़ा सा झिमकिया। जी, लेकिन मेरी समझ में कहाँ आई थी? वो इसरारी कैफियत में उसकी आस्तीन का बटन खोल बंद कर रही थी। समझ में क्यों नहीं आई? तहरीम आप ही आपकी बीवी थी, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं थी? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ मेरी जान। रिश्ते लाइफ में लगे बंधे मामूल की तरह होते हैं। अम्मी का बचपन से ये कहना कि वो तहरीम को अपनी बहू बनाएंगी, सुनकर मैंने अपना जहन बना लिया था कि जो अम्मी ने कहा वो ही करना है। शादी के बाद वाबस्तगी ज़रूर पैदा हुई, जिसे मोहब्बत भी कह सकते हैं। लेकिन तुम्हारे आने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जज्बात बदले, उन्हें महसूस करने तक का हर लम्हा इंकशाफ जैसा था। तुम्हारे दूर जाने पर जिस तरह मैंने तुम्हारी कमी को महसूस किया, रात को सारे काम काज निपटा लेने के बाद तुम्हारा कमरे में आना, मेरे लिए हर लम्हा एक नया होना था। और मैं सोचती थी कि ना जाने इस नफ़रत को ख़त्म करने में मेरी कितनी उम्र खर्च हो जाएगी। जानती हो एलिया, मुझे सबसे ज़्यादा तुम में क्या पसंद है? हम्म। उसे हैरान होकर खामोशी से मोमिन को देखा। एक रोज़ तुम सामने बैठी मेरा बैग बना रही थी, जब मैं अम्मी और अब्बू को इस्लामाबाद छोड़ने जा रहा था। जी याद है। एलिया को याद आया। वो उस रोज़ ये समझ रही थी कि मोमिन भी 15 दिनों के लिए जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा कि अम्मी को मैट्रिक्स के मुतल्लिक झूठ बोलना। जी याद है। वो मुस्कुरा दी। तब तुमने जी कहकर नज़रें झुकाईं, तो मैंने पहली बार तुम्हें बहुत गौर से देखा था। मैं यूं ही बेइरादा तुम पर नज़रें जमाए बैठा था, लेकिन पहली बार मेरे अंदर एक ख्याल पैदा हुआ कि एलिया की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और जब वो उन्हें झुकाती है तो दिल भी जैसे डूबने लगता है, और उसका शर्माना अपनी तरफ खींचता हुआ सा क्यों लगता है। तब मैं बहुत घबरा कर उठ गया कि ना जाने ये कैसे ओल फोल ख्यालात आते जा रहे हैं। ओल फोल क्यों? मैं तब भी बीवी थी आपकी। वही ना, मेरी पगली सी वाइफ। मोमिन ने उंगली उसकी नाक पर बजाई। हमारा एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होना जो कि आम कपल से बहुत हटकर था, तो इसलिए ये लफ्ज़ बीवी बसारकुन से इंतहा का खुशकुन यूं ही नहीं बन गया। हर लम्हा मैंने उसमें एक नयापन महसूस किया। तुम जब मेरे आसपास कहीं होती थी तो मैं सोचता था, ये छोटी सी मोटो मेरी बीवी है। वो अपनी ही बात पर हंसा तो एलिया ने कुशन उसके कंधे पर मारा। मुझे पता था एक दिन ये बात ज़रूर कहेंगे। वो तहीम और वसीला जैसी लंबी पतली ना थी। उसका जिस्म निस्बतन भरा हुआ और कद दरमियाना था। और मुझे तो अब पता चला कि यही मेरी पसंद है। वो शौकी से कहते उससे करीब हुआ। मुंसिफ और इमशा रात को थाना पहुंचे। अगले रोज़ मेमूना के तेवर इरफान का वलीमा था। इतवार की दोपहर वलीमा अटेंड करने में गुजरी। मुंसिफ की वहीं राशिद से मुलाकात हुई। उस वक्त अगरचा वो सब बहुत सारे दोस्तों में घिरे हुए बैठे थे और किसी खास गुफ्तगू का मौका ना था, तो राशिद ने इजाज़त लेते वक्त चुपके से इशारा दिया था कि उसे मुंसिफ को कुछ बहुत खास बताना है। मुंसिफ के लिए उसका कहना ही काफ़ी था। राशिद से माजी में वो अरहम से मुतालिक मालूमात लेता रहता था। उसने कॉल करके मेमूना से कहा कि रिमशा को वो अपने साथ ही रखे। वो एक दोस्त से मिलकर घर आएगा,
फिर वलीमा ख़त्म होने पर वो राशिद के साथ ही वहाँ से निकल के आया। राशिद उसे अपनी कार में अपने डेरे ले आया। यहाँ के कल्चर में तकरीबन हर घर में मर्दाना हिस्सा मौजूद होता है। वो राशिद के साथ उसके मर्दाना बैठक में अकेला था। राशिद बिला वजह ही आओ भगत में लग गया। ये सब छोड़ो यार, अभी इतने डट कर वलीमा खाया है। मुंसिफ ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। खाने के बाद चाय का अपना मज़ा है। वो भी मुस्कुराते हुए बैठ गया। हाँ, लेकिन सिर्फ चाय। ओके, तो अब सुनाओ, क्या हालात हैं हवेली के? यार बड़ी धूम मची है आजकल, किसी पहाड़ी हसीना की। वो सस्पेंस फैलाते नसी खा बैठा। मुंसिफ पहले ही जुमले पर चौंक गया। क्या मतलब? यार मैं अरहम खान की बात कर रहा हूँ, उसकी हवेली। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। और मुझे लगा शायद तुम भी उड़ती उड़ती खबर मिल चुकी होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेखबर लगते हो। तो सुनो। राशिद नसीक हो बैठा। अरहम खान की हवेली में आजकल एक औरत घूमती फिरती है, प्रेग्नेंट है और हमारी पश्तों से कुछ अलग पहाड़ी जुबान बोलती है। अरहम खान का ड्राइवर फरमान मेरा जानने वाला है, एक दिन खुद ही मजे से बता रहा था कि पुरानी बहू तो मायके में बीमार पड़ी है और अरहम खान नई बीवी ले आया है। अच्छा, कब से? मुंसिफ के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। बस यही कोई महीना भर से। वैसे उस लड़की को छुपाने की बड़ी कोशिश हो रही है, कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा। ना ही अरहम ने खुलकर किसी से बात की है, खुफिया रखा जा रहा है मामले को। अब पता नहीं बीवी है भी कि नहीं। मुंसिफ का लहजा पुरसोच हुआ। और उसके अलावा कोई बात? बस ये अरहम खान की शादियों के मामले शुरू से ही बड़े मशकूक हैं। ना पहली बीवी को किसी ने देखा है, ना ये अब वाला मामला किसी की समझ में आ रहा है। लेकिन ये कैसे पता चला कि वो अरहम की बीवी है? क्या पता बीबी की कोई रिश्तेदार हो और किसी वजह से आई हुई हो। अगर ऐसा होता मेरे भाई, तो उसको छुपाने का क्या मतलब? और फरमान बताता है कि वो अरहम के साथ गाड़ी में अकेले घूमने जाती है। वो हवेली के अंदर का बंदा है। पूरे वसक से तो यूं ही नहीं कह रहा था, कहता है चित्राल की पहाड़ी जुबान बोलती है। देखना मुंसिफ, ये वही चित्राली लड़की निकलेगी जिसके किस्से खुद सुनाया करता था। बिलाहिर उसको ले ही आया। अच्छा, वैसे तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इस सारे मामले में? राशिद को अचानक ख्याल आया। पुलिस का कुछ मामला है? हाँ, पुलिस का ही समझ लो। दरअसल उसकी बीवी जिसका तुम बता रहे थे कि बीमार है, उसके मायके में मेरा मिलना जुलना है। अच्छा? राशिद को हैरत हुई। यार फिर तो वो बहुत कुछ जानती होगी। वो तो नहीं, उसका दिमागी इलाज हो रहा है, अभी वो कुछ बताने की हालत में नहीं। इसीलिए भी यहाँ की बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ यहाँ क्या हुआ। मुंसिफ ने सहूलत से राशिद को बता दिया, क्योंकि राशिद बहुत देरीना काबिल एतमाद दोस्त था। वो भी संजीदगी से उसकी बातें सुन रहा था। यार एक तो तुम बहुत दूर चले गए हो, मिलना जुलना भी देखो कैसे इत्तेफाक से हो पाता है। तो तुम आ जाया करो मियां दम, किसी ने रोका है? मुंसिफ हंस दिया। हाँ, अम्मी कह रही थी जाएंगी, लेकिन पहले शायद यहाँ तुम्हारी बड़ी सिस्टर से मिलना चाहती हैं। वो कुछ कहते कहते रुक गया। अच्छा? मुंसिफ को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। मेमूना से कुछ काम था? वो तो शायद अम्मी को। वो गड़बड़ाकर मौजू बदलते उसे अपनी नई बारगेन के मुतालिक बताने लगा। मुंसिफ का ध्यान भी अक्सर बदल गया। सब कुछ ही बहुत मशकूक है मुंसिफ, लेकिन कहाँ से कौन सा सिरा पकड़ा जाए कुछ समझ ही नहीं आता। सभी मसलों का हल तो वसीला के ठीक होने में ही है तन्या। उससे एक सर्द आँख खींची। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ इस मामले में। डॉक्टर ने कहा है कि ज़हनी डैमेज बहुत मामूली है। अब तो समझो जो भी कोशिश करनी है हमें खुद करनी है। तानिया हरगिज मायूस ना थी, लहजा भी पुरजोश और जज्बात से भरपूर था। मोमिन कह रहा था कि हमें वसीला को कहीं बाहर ले जाना चाहिए। घर के बंद माहौल में बैठकर बहुत इंतज़ार कर लिया, लेकिन उसे लगता है वसीला की यादों को कुछ ज़्यादा पीछे से उठाना चाहिए। मतलब? एक्चुअली एलिया मशवरा दे रही थी कि कलाम जाना चाहिए, क्योंकि वसीला की शादी से कुछ अरसा पहले ही सब कलाम गए थे। लेकिन मोमिन ने इस बात को ये कहकर रद्द कर दिया कि वसीला को ज़्यादा करीब की बातें याद नहीं हैं। बहुत माजी की बातें फिर भी उसके जहन से टकरा रही हैं, तो क्यों ना उसको पुरानी बातें याद दिलाने पर फोकस किया जाए। मोमिन की सोच भी दुरुस्त होगी अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है उसे कम पुरानी बातें भी परेशान ज़रूर करती हैं। जैसे उससे मुझसे कहा कि वो किसी तहखाने में बंद थी और कुछ औरतें उस पर जुल्म करती थीं। हाँ, लेकिन वो औरतें कौन थीं और क्यों उसकी दुश्मन थीं, ये सब उसे बिल्कुल याद नहीं। और पिछले ही दिनों मेरी वर्दी के जिक्र पर भी उसने बेहासा यही कहा कि उसे वर्दी के नाम पर भी कोई बात है जो याद आकर रह जाती है। खैर, वो घुटनों पर हाथ रखते उठ खड़ा हो गया। मौमी ने जहाँ का प्रोग्राम बनाया है, हम उसके साथ हैं। देखते हैं इस टूर का क्या नतीजा निकलता है। मुझे लगता है सब बेहतरी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल,
जाना भी चाहिए, आखिर हमारी डॉक्टर साहिबा इतनी मेहनत कर रही हैं। मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ मुनसिब, लेकिन तुम्हारी बात वहीं रह गई। वो भी खड़ी हो चुकी थी। दोनों इस वक्त रिजवाना के घर पर थे। तानिया कुछ देर पहले वसीला से मिलकर आई थी और मुनसिब से उसकी तफसीली बात हुई थी, जिसमें मुनसिब ने उसे वसीला के हवाले से राशिद की बातें बताई थीं। कौन सी बात? मुनसिब सोच में पड़ गया। मेरा मतलब है, तुम्हारे दोस्त से तुम्हें अरहम के मुतालिक इतनी अहम बातें बताई हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मज़ीद क्या किया जा सकता है? दिल तो चाहता है डायरेक्ट हवेली पर छापा मार दूं, अरहम की सारी पोल खुल जाए, लेकिन कानूनी बारीकियां हाथ बांध देती हैं। मैंने कहा ना तानिया, हर मसले का हल वसीला की याददाश्त वापस आने और उसकी तरफ से एक ठोस बयान देने जाने पर होगा। इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आ जाएगा, परेशान मत हो। आ जाओ तो मैं छोड़ दूँ। वो उससे पहले बाहर निकल गया। मोमिन ने ऑफिस से आकर अपना सामान रखा, कपड़े भी तब्दील कर लिए, लेकिन हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। ना बच्चे दिखाई देते थे, ना एलिया। वो आस्तीन ने ऊंची करता बाहर आया। अम्मी अब्बू का कमरा भी खाली मिला। वह हैरान होता बरामदे का दरवाज़ा खोलते बाहर आने लगा। जब एलिया दरमियानी दरवाजे से उस घर में दाखिल होती नजर आई, मोमिन की दिन भर के बाद अब मुलाकात हो रही थी। दिल उसे देखकर ही शाद हो गया। उससे अपनी हंसी रोकी और उसे अपने करीब आने दिया। कमाल है, यहाँ किसी को एहसास ही नहीं कि किसी थके हारे के ऑफिस से आने का वक्त है। वो एकदम संजीदा हो गया। जी, मैं इसीलिए आई हूँ। वो घबरा गई। मोमिन की आंखों में तो पहले ही नहीं देखा जा रहा था। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो बागौर एलिया को देख रहा था। आसमानी गुलाबी लाइट प्रिंटेड सूट में वो बहुत फ्रेश, लेकिन मोमिन की नज़रों से परेशान, कुछ नर्वस सी खड़ी थी। जी, अभी खाने के बाद अम्मी की तरफ गए हैं। मामू सुबह से एक ही जगह बैठे थे। अब उनका कुछ चलने फिरने का दिल चाह रहा था, इसी अम्मी की तरफ चले गए। उसे सारी बात नीचे देखते मुकम्मल की। और बच्चे? जी, वो भी उधर ही हैं। मतलब इस तरफ अभी और कोई नहीं है? वो यूं तो शायद कभी शरारत के मूड में ना आता, लेकिन एलिया की घबराहट खुद बहुत उकसा रही थी। उसने बढ़कर एलिया का हाथ भी थाम लिया था। तो वो बेहासा पूछ बैठी, जिस पर मोमिन ने कहका लगाया, तो ये मेरी जान के दिल बेचारा फुर्सत के लम्हात को तरसा हुआ है, इसलिए तुम्हें सामने बिठाकर देखेंगे, तुम्हें सुनेंगे, और बस अभी के लिए यही मेरी खुराक है कि फ़िलहाल मेरा ना तो कुछ खाने का मूड है, ना किसी के साथ बातें करने का, इसलिए मैं तो अपने कमरे में जाऊंगा, तुम्हारी अपनी मर्जी। उसने कहकर एलिया का हाथ भी छोड़ दिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। एलिया ने कुछ देर तक उसकी पुश को देखा, फिर पीछे पीछे चलने लगी। मोमिन कमरे में आकर लेटा तो भी दरवाजे में खड़ी थी। मोमिन ने सवालिया आबरू उठाया। कुछ डिस्कस करना था, लेकिन आपका तो बोलने का मूड नहीं है। सुनने का तो है। वो मुस्कुराया। वो भी सिर्फ तुम्हें। आ जाओ। उससे हाथ पकड़कर एलिया को अपने पास बिठा लिया। इस बार एलिया भी मुस्कुरा दी। वो असल में वहाँ सब प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, मरगज़ार जाने का। अच्छा, कब? जी, वही तो आपसे पूछना था। संडे के अलावा तो नहीं हो सकता, मुंशी भी ड्यूटी वाला है। जी, यही कह रहे थे, लेकिन बात ये हो रही थी कि एक ही व्हीकल हो, मतलब कोई कोच वगैरह, सब एक साथ हों। हाँ, ये तो सही है। करते हैं पता। और जा कौन कौन रहा है? जी, हम सब घर वाले और डॉक्टर तानिया। और दादी? वो नहीं जाना चाहती, कहती हैं घर पे रेस्ट करेंगी। बाबा? से ख्याल आया, वो भी नहीं जा रहे। फिर उनकी वजह से मामी ने कहा कि मैं भी नहीं जाती, लेकिन मामू ने मना कर दिया, कहते हैं अब मैं रह सकता हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुश होते हैं अब अपनी सेहत की बहाली पर। किसी की मदद लेना ऐसे में अच्छा नहीं लगता, तो इसी संडे का डन कर दे। जी माय लव, क्योंकि 6 साल बाद मैं एक बार फिर वहाँ जाने के लिए बहुत बेताब हूँ, जहाँ किसी का हाथ पकड़ना मेरे लिए इतना खुशाइन साबित हुआ था। उसे प्यार से इलिया का हाथ थाम रखा था और उसे धीरे धीरे सहला रहा था। इस बार ना पकड़ ले सबके सामने। वो शर्मा कर तनबी कर रही थी। इतना क्यों घबराती हो सबसे? मैं तो इस बार भी थामे रखूंगा। कौन सा तुम समझदार हो चुकी हो, आज भी गिरती पड़ती रहती हो। हाँ, बस यही दिखाई देता है आपको। उसने नारूठेपन से हाथ छुड़वा लिया। मोमिन तो शाम तक उसे सामने बिठाकर बातें कर सकता था। वो बहाने से हाथ छुड़वाकर दरवाजे तक आई और शरारत से मुस्कुराकर पीछे देखा। मोमिन उसके जाने पर मसनूई गुस्से से घूर कर देख रहा था। वो हंसती हुई बाहर निकल आई। जिंदगी के इस नए आगाज का आज वो पहला दिन था और शादी के 8-9 माह बाद शुरू होने वाला ये हनीमून पीरियड बिला शक व शुबा जिंदगी का हसीन तरीन वक्त था। जिंदगी के इस नए सफ़र की खुशियों के लिए दुआ करती किचन में दाखिल हुई तो पलकें खुशी से नम हो चुकी थीं। एतवार की सुबह, अच्छा। तानी ने सिर लब दोहरा कर सोचा। और कौन कौन जा रहा है?
यहाँ तो दादी और तौफीक अंकल के अलावा सब। मुनसिफ जा रहा है? तानिया ने तो ना जाने किस ख्याल के तहत पूछा, लेकिन रिमशा उसके सवाल पर मुस्कुरा दी। हाँ, वो भी जा रहा है। तो क्या लगता है रिमशा, मरकज़ार से शाम तक वापसी भी हो जाएगी? वो मोबाइल पर रिमशा से बात करते हुए किचन तक आई थी, लेकिन मरकज़ार का नाम सुनकर हतीजा बेगम का हाथ रुका। काम छोड़कर वो किचन के दरवाजे में आई। मरकज़ार कौन जा रहा है? उन्होंने कुछ ऐसी तशवीश से सवाल पूछा कि तानिया पहले तो हैरत से मुंह खोला, फिर फ़ौरन उससे अपने हवास यकजा किए। अम्मी की हवाएं किस लिए उड़ी थीं, उसे समझने में बस बहुत कम वक्त लगा था। ईसा का ताल्लुक मरकज़ार के एक दयात से था और अम्मी की परेशानी की वजह यकीनन यही नाम बना था। जी अभी तय नहीं हुआ। ताने ने संभल कर बात बनाई। अभी कुछ जगहें डिस्कस हो रही हैं। ज़्यादा अमकान मालन जब्बा का है। वो उन्हें बहलाकर फ़ौरन दूर चली आई। क्या हुआ? रिमशा के कान में आधी अधूरी बातें पड़ी थीं, इसलिए तानिया से पूछा। यार वो अम्मी अब्बू कभी मरकज़ार के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। ईसा का ताल्लुक उसी इलाके से है ना? वो दबे लहजे में कहते कमरे में आ गई। तो फिर तुम? रिमशा को खदशा लाख हुआ कि तानिया कहीं जाने से मना न कर दे। मैं उन्हें कह दूंगी कि हम मालन जब्बा जा रहे हैं। झूठ बोलोगी? रिमशा के लहजे में तंबी थी। तानिया हंस पड़ी। यार कुछ नहीं होता, वापस आकर उनको तस्वीरें दिखाऊंगी कि बिलावजह आप वहम कर रही थी। वैसे भी ईसा का गांव मरकज़ार से कुछ दूर है। अब वो कौन सा सफ़ेद महल में बैठा होगा। बस तुम किसी से कुछ मत कहना। वो एकदम लापरवाह हुई तो रिमशा भी चुप हो गई। इतवार की सुबह नाश्ता भी मामूल से कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर लिया गया। एलिया अलार्म लगाकर सोई। रिजवाना ने पिछली शाम जाने से मासत कर ली थी। वो ऊंचाई चढ़ने से गुरीज कर रही थी। एलिया ने भी तायद की कि बिलावजह थकने से घर पर रेस्ट करना बेहतर है। उनकी वजह से नुसरत को भी तसल्ली हो गई। तौफीक अब बिल्कुल अकेले ना थे, वरना पहले सिर्फ दादी थी तो वो बेचारी खुद बुजुर्ग थी, किसी और का क्या ख्याल रख सकती थी। मोमिन ने हाई रूफ का बंदोबस्त कर लिया था। ड्राइविंग सीट पर मुनसिफ था, साथ वाली सीट पर मोमिन और आबी को उसने अपनी गोद में ले लिया था। पीछे सब खवातीन बैठ गईं और 8 बजने से कुछ पहले ही सबकी मरखसार रवानगी हो गई। मैंगोरा आने तक तो मौसम भी बिल्कुल साफ था, लेकिन सईदुल शरीफ के बाद जब मरखसार का रास्ता शुरू हुआ तो सारा का सारा रास्ता ही हल्के गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था। मुंसिफ और मोमिन अगर मौसम की सूरत हाल को तशवीश भरी नज़रों से देख रहे थे तो लड़कियां खूब इंजॉय कर रही थीं। मुंसिफ ने बैक व्यू मिरर में देखा तो नज़र इत्फाका ने वसीला पर पड़ी। उसका चेहरा ठंडी खुशगवार हवा की वजह से धमक रहा था। मोमिन ने म्यूज़िक प्लेयर ऑन करके पीछे का रुख फेरा। कहो लेडीज, बारिश हो गई तो घबराओगी तो नहीं? उसकी मुस्कुराती नज़रें इस वक्त अपनी लेडी पर ही टिकी थीं। एलिया ने मेहरून ब्लैक और सफ़ेद प्रिंटेड बहुत ही खूबसूरत सूट पहन रखा था। मेहरून शॉल में उसके खुले बाल और सफ़ेद चमकता चेहरा आजकल शर्म की लाली से मुस्तकिल गुलनार रहने लगा था। जी नहीं भैया, हम तो बारिश की दुआएं मांग रहे हैं। रिमशा ने ताईती नज़रों से तानिया को देखा। जी मोमिन भाई, सफ़र का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। तानिया मुस्कुरा दी। वसीला, तानिया और रिमशा इकट्ठी बैठी हुई थी। उनसे अगली सीट पर एलिया और नुदरत बैठी थी। दीबा एलिया की गोद में थी। आखिरी सीट पर खाने पीने का सामान और बच्चों के स्टॉलर रखे थे। सईदा शरीफ से मरगसारा का रास्ता मुख्तसर लेकिन बहुत खूबसूरत था। कुछ ही देर में वो सब सफ़ेद महल के नज़दीक पहुंच गए। गाड़ी पार करके सामान वगैरह लेकर सफ़ेद महल के खूबसूरत वसी लॉन में पहुंचे। तब तक भी बारिश ना हुई थी, इसलिए वहीं लॉन में बैठकर देर तक गपशप और खाना पीना चलता रहा। मोमिन ने अपनी अम्मी और एलिया की मदद से बहुत सी पुरानी यादों को जानबूझकर दोहराया कि शायद एलिया को कुछ याद आ सके। एलिया को बरसों पुरानी बहुत सी बातें याद थीं। उसने वसीला को बहुत कुछ याद दिलाया, लेकिन वो बस अजनबी नज़रों से एकदम सपाट चेहरा लिए एलिया को तकती रही। यूं लगा जैसे एलिया का मुखातिब वो हो ही नहीं। एलिया ने मायूस होकर मोमिन को देखा, जिसने बस आंखें मूंद कर एलिया को तसल्ली दी। उसने सोचा कुछ देर तक वहाँ आसपास की जगह घुमाकर एक कोशिश और करेंगे कि शायद कोई जगह देखकर वसीला को कोई गुजरी बात याद आई हो। खाने के बाद हल्की फुहार शुरू हुई तो नुदरत ने बच्चों को लिए कोशीदा बरामदे में आ बैठी। आबी को स्टॉलर में नींद आ गई थी। रिमशा और वसीला भी वहीं जरा फासले पर रीबा को लेकर कुर्सियों पर बैठ गई थीं। खाने पीने का सामान समेट लिया गया था। मोमिन का ख्याल था कि इतना सब कुछ साथ लिए फिरने की बजाय वापस गाड़ी में रख दिया जाए। मोमिन, मुनसिफ और एलिया सामान लिए वापस नीचे जाने लगे तो तानिया भी एलिया की मदद के हाल से साथ हो ली। नीचे पार्किंग में आकर सामान दोबारा डिक्की में एडजस्ट कर दिया। पार्किंग के साथ ही छोटी छोटी खाने पीने की अशिया की दुकानें थीं। वो सब जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने एक दूसरे से अलग हो गए। मोमिन और एलिया एक शॉप में दाखिल हुए तो तानिया कुछ खरीदने के लिए एक दूसरी में दाखिल चली गई। मुंसिफ तानिया के साथ था।
फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालते उससे पलट कर तानिया को देखा। तुम्हारे लिए कौन सी तानिया? अरे बिल्कुल नहीं। तानिया को झुरझुरी आ गई। बहुत ठंड है, मुझे तो कॉफ़ी या चाय चाहिए। उससे हाथ आपस में रगड़े और सिगरेट की डब्बियाँ उठाते वो अजीज था, जिसने नाम सुनकर इस मर्तबा खूब ध्यान से कुछ देर तानिया को देखा और फिर बाहर फौरन मोबाइल निकालकर कॉल मिलाई। जी लाला, मुझे लगता है ये वही है, आपकी मंगेतर। उसके साथ एक मर्द भी है, बहुत बेतकल्फी से बुला रहा था। मैं यही हूँ, आसपास। ओके, मुझे बता दीजिएगा जब पहुँच जाए। अजीज ने कॉल ऑफ करके देखा। वो दोनों अब एक दूसरी शॉप में दाखिल होकर चाय का पत्ता कर रहे थे। तभी हल्की फवार जैसी बरसी बारिश में एकदम तेजी आई। बारिश के साथ हवा के तेज झक्कड़ भी थे। अजीज के लिए सामने वाली शॉप में जाना मुमकिन नहीं रहा था। उसे कदम भी वहीं रुक गए और उसने देख लिया था कि वो दोनों भी बारिश की वजह से आगे नहीं निकल सकते। लड़के ने शायद चाय का ऑर्डर भी दे दिया था। वो दोनों अब बहुत पुरसुकून अंदाज में बरसती बारिश का नज़ारा करते हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय अल्लाह, तेज बारिश! एलिया ने घबराकर मोमिन का कंधा झंझोड़ा। वो पेमेंट करके अब सामान उठा रहा था। बारिश की तेज आवाज़ उसने भी सुन ली थी, लेकिन वो एलिया की तरह परेशान नहीं हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं, रुक जाएगी थोड़ी देर में। वो भी उसके साथ दरवाजे में आया। तूफान के तेवर देखकर अंदाजा तो हो गया कि अभी जल्दी से ये टलने वाला नहीं, लेकिन एलिया को उसने लफ्ज़ों से तसल्ली दी। बच्चे, मामी! वो उसे सख्त घबराई नजरों से देख रही थी। वो लोग तो सेफ हैं यार, हमने उन्हें बरामदे में बिठाया था। फिर अम्मी के पास रिमशा और वसीला भी हैं, डोंट वरी। और ये तानिया और भैया? वो माथा सुकेड़ कर सामने की दुकान में देखने की कोशिश कर रही थी। वो शायद हमारी साथ वाली दुकान में गए हैं। और अब तुम अपने हच्चू की दुकान बंद करो, हर किसी ने कोई ना कोई शेल्टर ढूंढ लिया होगा। पता नहीं कब रुकेगी। वो फिर मुंह बसोरे खड़ी थी। अच्छा, वैसे इस वक्त अगर तुम अकेली होती? मोमिन के चेहरे पर हंसी थी। एलिया ने आंखें फैलाई। हाय अल्लाह ना करे। जी, तो बेहतर है इस बात का शुक्र करते। चुप रहो, मैं अपने लिए चाय बनवा रहा हूँ। मौसम से लुफ्तंदोज होने का इससे उम्दा मौका और नहीं हो सकता। वो मुस्कुराते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया। तुम भी चाय पियोगी? मोमिन ने सवालिया नजरों से एलिया को देखा, तो इस बार उससे मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। वो दोनों जिस शॉप में बारिश की वजह से फंस गए थे, वो काफ़ी कुशीदा थी। वहाँ खाने पीने की अशिया के साथ कुछ कुर्सियाँ और दो छोटी मेज़ें भी रखी हुई थीं। दोनों ने अपने लिए चाय बनवाई और वहीं बैठकर बरसती बारिश से लुत्फ लेने लगे। तो चाय क्यों अच्छी लगने लगी? मम्मी ने पहला घूंट लेते मैंने खेसी से इलिया को देखा, जिस पर वो छीम कर हंसी। मुझे नहीं पता था इतनी मज़ेदार होती है। और मुझे ये चाय इस वक्त तुम्हारे साथ की वजह से अच्छी लग रही है। तुम्हें पता है, जो वक्त हम गुजार रहे होते हैं, वो चाहे कितना खूबसूरत ही क्यों ना हो, हम उसकी खूबसूरती का एहसास उसमें रहते उस शिद्दत से नहीं होता जितना उसे गुजर जाने पर होता है। ऐसी यादें गुजर जाने के बाद एक खूबसूरत पैराहन ओढ़ लेती हैं। इसके सारे हसीन रंग हमें दूर जाने पर दिखाई देते हैं। मतलब यादें भी कोसों कसा हैं, जो दूर से भली लगती हैं। एलिया ने उसे देखते बेख्तियार उसकी बात में इजाफा किया तो मोमी ने सताइशी नजरों से देखा। वाह, ये शायराना अप्रोच, वैसे बिल्कुल सही कहा। अल्लाह करे आप ही की यादें भी वापस आकर उनकी जिंदगी को रंगों से भर दें। एलिया ने बेहद साह भरी। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, रात की सहर जरूर होती है। जी। एलिया उसे महवियत से बोलते देख रही थी। कुछ अरसे तक हमारी जिंदगियों में भी एक अंधेरा जुमूद तारी था। तेरी मापी की अचानक मौत, वसीला की अजीबोगरीब हालात में शादी, मामू की बीमारी, दो नौमौलूद बच्चों की परवरिश, अम्मी की सेहत, उनके सदमे। मैं और आप तो अनकरीब पागल ही होने वाले थे। एक साल पहले तो सोचा भी नहीं था कि महज एक बरस बाद ही सब कुछ अपने आप संवरता चला जाएगा। यह दराग भी तो तुम जैसी नेक रूहों को होता है इल्ला। मोमिन उसे बहुत मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। वरना इंसान नाशुक्री पर उतर आए तो दिनों का संवरना उसे दिखाई नहीं देता। बस वो कुछ और नई परेशानियां गले में घंटी की तरह सजाए उन्हें का रोना रोता रहता है। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें ऐसी सोच से बचाए। उसने तायद करते पलट कर देखा। बारिश बहुत हल्की हो चुकी थी। चले मोमिन जी, कहीं बारिश फिर से ना तेज हो जाए। उसे तो बच्चों ही की फिक्र लगी थी। हाँ, निकल चलते हैं। मोमिन भी उठ खड़ा हुआ। काउंटर पर वो चाय की पेमेंट कर रहा था जब तानिया और मुंसिफ ने दुकान में झांका। हमारा यही अंदाजा था कि आप भी साथ वाली दुकान में हैं। तानिया उनको देखकर मुस्कुरा दी। पेमेंट करके वो चारों इकट्ठे बाहर निकले। ऊपर चढ़कर आते वो हल्के हल्के भीग चुके थे। तानिया और मुंसिफ अपने मोबाइल कैमरों से तस्वीर खींच रहे थे। धुला धुला सफ़ेद महल कुछ और भी हसीन लग रहा था। नुसरत, बच्चे और रिमशा, वसीला सब अभी तक वहीं बरामदे में बैठे हुए थे। उन सबको आता देखकर रिमशा अपनी जगह से उठी और वसीला को भी हाथ थाम कर साथ चलने को कहा। पैलेस की सीढ़ियां उतरकर
वसीला नीचे उतर रही थी जब फिजा अचानक ही गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी। सबने फायरिंग की इतनी नज़दीक आवाज़ पर घबरा कर आसपास देखा। चेहरे कपड़े से छुपाए वो कम से कम 6 अफराद थे जो शक्लहत उन सबके सरों पर पहुंचे थे और देखते ही देखते तानिया को खींचकर दूर ले गए थे। बाकी आइंदा माँ इंशाल्लाह।